A very good morning to all my dear friends. Happiness. Happiness is not a goal, it is a byproduct. Happiness कोई destination नहीं है, happiness कोई target नहीं है. Happiness should be a way of life. It should be a byproduct. अब ये byproduct किस चीज़ का? हमारे action, thoughts, जिसको हम बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में आप कहते हैं हमारे कर्म. हम जो भी एक्शन करें, जो भी चीज़ सोचे, उसका एक बाई प्रोडक्ट हैप्पीनेस होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी ए गोल. ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा तब आई विल बी हैप्पी. नो, यू कैन ओनली बी हैप्पी इन द प्रेजेंट मोमेंट. दैट्स इट. आज 14 सितंबर 2021 है, दिन है ट्यूसडे. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, देन स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है. कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, प्राइज, फैकल्टी के बारे में ज़्यादा जानना और सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट या फिर हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी. तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल ऐप. डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स. आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ट्रांस एशियन रेल कनेक्टिविटी. ये पायोनियर का एक एनालिसिस है. ITI DKDY यानी कि इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद, दिल्ली, कोलकाता, ढाका एंड यांगोन. Istanbul, we are talking about Turkey. Tehran, Iran. Islamabad, यानी कि पाकिस्तान. Of course, Delhi and Kolkata, India. Dhaka is Bangladesh and Yangon is Myanmar. तो ये इतने सारे देश 1, 2, 3, 4, 5 और 6 देशों को कनेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट, इसका नाम है ITI DKDY. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट होगा टर्की से, देन ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार. इतने देशों को कनेक्ट करने वाला एक रेलवे का प्रोजेक्ट, ट्रांस एशियन रेल कनेक्टिविटी. इसका पोटेंशियल ज़बरदस्त है, नो डाउट. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन के कितने सारे देशों को ये कनेक्ट कर लेगा. देन टर्की इज़ कनेक्टेड विथ यूरोप. फिर ये वाला पोर्शन जो है म्यांमार, इट इज़ कनेक्टेड विथ आसियान. इट इज़ इनफैक्ट पार्ट ऑफ आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें 10 देश आते हैं. तो उसका एक पार्ट है म्यांमार. तो यू कैन से कि ये यूरोप को आसियान के साथ कनेक्ट कर देगा और बीच में ये पूरा रूट यूज़ किया जाएगा. तो ये सभी देशों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा. तो इसका पोटेंशियल जो है वो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं. सदर्न कॉरिडोर ऑफ ट्रांस एशिया रूट, ये जो ITI DKDY है, इट इज़ पार्ट ऑफ सदर्न कॉरिडोर ऑफ ट्रांस एशिया रूट. ये जो ट्रांस एशिया रूट है, अलग अलग देशों को एशिया के, इट्स अ बिग, ये अगर आप मैप में समझ लें तो बेसिकली एक लेमन्स लैंग्वेज में बात करूं तो एक ऐसी रेल की कनेक्टिविटी जो एशिया के अलग अलग देशों को एक दूसरे के साथ जोड़ दे. तो ये जो बड़ी एक ग्रांड एशिया के लिए रेल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, उसका जो सदर्न पार्ट है वो बन जाता है ये वाला पोर्शन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. तो पोटेंशियल अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है अभी कि ये रीजन जो है ये लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है. और लीस्ट इंटीग्रेटेड यानी कि कनेक्टिविटी या फिर इंटीग्रेशन जो है वो इतना अच्छा इस रीजन में नहीं हुआ है. और मज़े की बात यह है, इम्पोर्टेंट बात यह है, पोटेंशियल की बात यह है कि ये मोस्ट पॉपुलस सब रीजन्स में से एक है. एक ऐसा रीजन जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर आप ज़्यादा सामान बेच सकते हैं, ज़्यादा सेवाएं बेच सकते हैं. लेकिन कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ये एक बड़ा लेवल जो है वो अचीव नहीं कर पा रहा है. तो दिस
connectivity project can play a very very important role. इसी के साथ जो लैंडलॉक्ड देश हैं जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, ये 3 देशों की अगर हम बात करें, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इसके अलावा भी लैंडलॉक्ड देश होंगे बट हियर आवर फोकस इज बिटवीन दिस बेल्ट. तो अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, भूटान और नेपाल. अब जब इन देशों को ये रूट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी तो होगा ये कि ये सिर्फ इन देशों के साथ नहीं, ये पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर पाएंगे. अफगानिस्तान यूरोप के साथ, अफगानिस्तान डायरेक्टली इनडायरेक्टली आसियान के साथ ट्रेड कर पाएगा. सेम थिंग गोज फॉर भूटान, सेम थिंग गोज फॉर नेपाल एज वेल. तो जब आप किसी देश को, किसी लैंडलॉक्ड कंट्री को इस प्रकार से जोड़ देते हैं तो ये उस देश के लिए इट बिकम्स अ गेम चेंजर फॉर दैट कंट्री, कि हमेशा के लिए अब वो देश जो है वो पहले की तरह नहीं रहेगा. उसका बिजनेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, नई नई चीज़ें जो हैं वो अनलॉक होगी, नया पोटेंशियल अनलॉक होगा. तो ये देशों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है. ये जो ITI ट्रेन है इसकी सबसे कमज़ोर लिंक अगर कोई है तो दैट इज़ पाकिस्तान. पाकिस्तान में अगर आपको कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला रीजन है वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार को जो बलूची लोग हैं उनके साथ मिलकर डिस्कशन करनी होगी और उनको कन्विंस करना होगा. तो दिस इज़ गोइंग टू बी बिट चैलेंजिंग. और क्योंकि पाकिस्तान एक कमज़ोर लिंक है तो इसकी वजह से हो ये रहा है कि टर्की, ईरान जो है वो इंडिया के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं. इंडियन रेलवेज़ ने कुछ रेलवे कॉरिडोर्स को प्रायोरिटी दी है. इंडियन रेलवे चाहता है कि इस्तांबुल को ढाका के साथ दिल्ली और कोलकाता के माध्यम से हम ज्वाइन कर दें. इंडिया का ये भी एम्फेसिस है कि रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जिसमें नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के बीच में एक रेल और ख़ास करके रेल कनेक्टिविटी, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्टली रेल कनेक्टिविटी, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये देश जो है वो रोडवेज के माध्यम से जुड़ जाए. और इसमें भूटान जो है वो थोड़ा पीछे निकल गया, वरना एक प्लान था BBIN, तो ये BBIN में से भूटान जो है वो निकल गया. बट भूटान ने कहा है कि फ्यूचर में वो इसको ज्वाइन कर लेगा. BBIN वॉज अबाउट रोड कनेक्टिविटी. एज वी नो कि भूटान एक ऐसा देश है जो एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, सिर्फ पेपर के ऊपर नहीं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी. तो भूटान ने देखा कि नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया से जो ट्रक्स आएंगे तो दे विल रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एमिशन. तो इसको ध्यान में रखते हुए भूटान ने कहा कि हमें इस रोड कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट में पार्ट नहीं बनना है. बट रेलवेज़, यस, रेलवेज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी चल सकती हैं. और फ्यूचर तो यही होगा कि आपके ट्रक्स भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होंगे. तो भारत एक एम्फेसिस दे रहा है कि रीजनल कनेक्टिविटी जो है वो इन देशों के बीच में भारत के साथ काफ़ी इंक्रीज़ हो. और भारत ने सार्क रीजन में भी कनेक्टिविटी को बूस्ट करने की कोशिश. अगेन सार्क की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम यही होता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो राइवलरी है तो इसकी वजह से होता यह है कि पूरे सार्क रीजन के ऊपर इसकी एक इम्पैक्ट आ रही है. और द रीज़न वाई इंडिया इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद पाकिस्तान, वी ऑल नो कि उड़ी अटैक हुआ, फिर उसके बाद पुलवामा हुआ. तो इस प्रकार के अटैक्स चलते रहते हैं और भारत ने क्लियरली बता दिया है कि टेररिज्म और टॉक्स दोनों एक साथ नहीं हो सकती. तो पाकिस्तान हैज़ टू, अगर किसी को चेंज करना है, किसी को बदलाव करना है तो दैट इज़ पाकिस्तान. पाकिस्तान को इस चीज़ को रोकना होगा. अगर वो ये रोक पाएंगे देन सार्क के देश जो है वो मिलकर कनेक्टिविटी को बूस्ट कर पाएंगे. और ये भी कहते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट का कहना ये है कि अगर ये सार्क के देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगे, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में, बिहार और झारखंड के बीच में, जैसे हमारे देश के किसी भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच में जो ट्रेड होता है फ्रीली, इतना फ्रीली अगर ये सार्क के देशों का ट्रेड होने लगे, कनेक्टिविटी अगर इंक्रीज़ की जाए तो यूरोप को भी टक्कर दे सकता है. इकोनॉमिकली यूरोप जितना ग्रांड और इतना पैसे वाला ये रीजन जो है बन सकता है, इतना पोटेंशियल इस रीजन का. बट द प्रॉब्लम इज कनेक्टिविटी नहीं है.
India has also an ambitious project to connect all state capitals of eastern states with Indian Railway network. भारत चाहता है कि ये जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो सभी रेलवे, खास करके वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन हियर, यहाँ के जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारे देश का, तो वहाँ पर ट्रेन की फैसिलिटीज़ हर जगह पर नहीं है। तो भारत सरकार का ये एक लक्ष्य है कि जो बड़े बड़े कैपिटल्स हैं, सिर्फ बड़े कैपिटल्स नहीं, कैपिटल्स तो ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के तो कनेक्टिविटी होगी ही, इसके साथ जो दूसरे बड़े शहर हैं उनको भी इंडियन रेलवे के साथ कनेक्ट कर देना। और इतना ही नहीं, ये जब रीजन कवर हो जाएगा देन यू कैन कनेक्ट इट विथ म्यांमार एज वेल, यू कैन कनेक्ट इट विथ भूटान एज वेल। तो इंडियन म्यांमार रेल कनेक्टिविटी जो है वो भी यहाँ से प्लान हो सकती है। द अदर रूट टू म्यांमार इज थ्रू बांग्लादेश railway network. The Dhaka Komila Code Rail route planned by Bangladesh Railway will provide an even shortened route between Bangladesh and Tripura, Mizoram and Manipur. तो ये भारत के हित में ही है कि अगर बांग्लादेश और म्यांमार की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए तो दिस विल बेनिफिट मेनी इंडियन स्टेट्स, खास करके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये जो एम्बिशियस ITI-DKY रूट हैं, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट देश हैं, और जब तक यहाँ पर चीज़ें फुली ऑपरेशनल नहीं होगी तब तक ये पूरा जो एक ग्रैंड प्लान है, ये ग्रैंड प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एज वी नो, दिस विल बी अचीव्ड विद गुड रिलेशनशिप्स बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज। जैसे मैंने आपको सार्क का एग्जांपल दिया, एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो हर एक का नुकसान होगा। Much will depend on security scenario and socio-political situation of the countries involved. Security scenario अभी हमने डिस्कस किया कि जब तक सेफ्टी नहीं होगी तब तक कोई भी देश जो है वो इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहेगा। लेट्स से इंडिया। तो दिस आर द थिंग्स, अगर ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा जाए, सॉल्व किया जाए, तो ये पूरा रीजन जो है ये बदल सकता है। जस्ट इमेजिन कि ये पूरा रीजन इतना वेल्थी हो जाए, यूरोप जितना वेल्थी हो जाए, तो जीवन कितना बदल जाएगा यहाँ के लोगों का। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। रेगुलेटरी लिम्बो, काफ़ी टू द पॉइंट आर्टिकल हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का। एज वी ऑल नो, कोविड की वजह से क्या हुआ, डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल हम ज़्यादा करने लगे। मैंने कई बार कहा है कि छोटी छोटी जो किराने की शॉप्स हैं वो पहले डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, दे यूज्ड टू ट्रेड ओनली इन कैश। लेकिन कोविड के टाइम पर ये सारी कंपनीज ने भी जो QR कोड्स हैं, फिर व्हाट वी कॉल दैट मशीन, अभी नाम याद नहीं आ रहा, बट जो कार्ड स्वाइपिंग मशीन है वो भी उन्होंने ले लिया बैंक्स से। एंड POS, राइट, पॉइंट ऑफ सेल मशीन इसको कहते हैं, POS, पॉइंट ऑफ सेल। तो ये चीज़ें भी उनके वहाँ पर आ गई। तो इन शॉर्ट सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ट्रेड में तो डेफिनेटली है ही, इन जनरल भी अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड दैट लोग ज़्यादा डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल करना है, लोग ज़्यादा ऑनलाइन रहने लगे। अब समय के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजीज़, नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, नए तरीके। फॉर एग्जांपल, एक समय था जब फेसबुक ही बहुत ज़्यादा, ऑर्कुट था, ऑर्कुट के बाद फेसबुक आया, फिर ट्विटर और फेसबुक दोनों एक साथ आए, लेकिन ट्विटर का एक अलग तरीका था, फेसबुक का अलग तरीका था, और कुछ समय के बाद इसका भी थोड़ा बहुत चार्म धीरे धीरे कम हुआ, और अगेन इंस्टाग्राम आ गया, एक नई चीज़ आ गई कि अब लोग फ़ोटोज़ जो हैं वो शेयर करते हैं, थिंग्स। तो कुछ कुछ नया जो है वो थोड़े थोड़े समय के बाद हमें देखने को मिलता है। यूट्यूब है, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी या फिर नए जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आते रहते हैं, लेकिन क्या ये नए प्लेटफॉर्म्स को मैच करने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे देश में है? द आंसर इज़ नो। हमेशा से यही रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं उसके पीछे रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड वरना क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आगे होते हैं और फिर उसके बाद चीज़ें आती है यहाँ पर
रूल्स एंड रेगुलेशंस पीछे रह जाते हैं और टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो हैं वो आगे हैं। अब अभी तक तो चलो सारी चीज़ें सो फार सो गुड, सो फार चीज़ें जो हैं वो ठीक थी, लेकिन अब क्योंकि लोग ज़्यादा पैसे ऑनलाइन यूज़ करने लगे हैं, ज़्यादा लोग ऑनलाइन आने लगे हैं, लोगों का डेटा, फिर डेटा का इस्तेमाल जो है उसमें से कितनी सारी चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं, तो ये सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो कम से कम जो नई टेक्नोलॉजी, जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, उसके साथ सेम स्पीड में आगे बढ़ते रहें। वरना होगा ये कि जब तक आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाएंगे, लॉन्च करेंगे, तब तक होगा ये कि जिन लोगों को पैसे बनाने हैं उन्होंने पैसे बना लिए, जिन लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिना जो भी चीज़ें करनी थी वो उन्होंने कर ली। अब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। द एबिलिटी टू एक्यूमुलेट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा ऑन यूजर्स offers economies of scope inconceivable for a dominant firm in a traditional industry like steel and cement. आज एक कंपनी के पास अगर डेटा है तो उस डेटा का इस्तेमाल वो इतने हद तक कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आज तक जब जो भी हमने नहीं किया है वो चीज़ सारी हो सकती है। मैं आपको एक रफ एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये एक नई बात हो। डू यू नो कि आपका जो डेटा है, व्हेन आई से डेटा, व्हाट इज डेटा मीन्स किस डेटा की हम बात कर रहे हैं। आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, आप जिन जिन जगहों पर जाते हैं तो वो लोकेशन ट्रेस होता है। फेसबुक के ऊपर लेट्स से, या फिर इंस्टा के ऊपर लेट्स से, या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट, उस साइट में कौन सी चीज़ आप देख रहे हैं, कौन सी चीज़ को स्क्रॉल करके चले, मीन्स आप आगे बढ़ गए, किस चीज़ को लाइक दिया, किस चीज़ के ऊपर थोड़ा वक्त गुजारा, ये सारी छोटी बड़ी चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट की जाती हैं, कलेक्ट की जा सकती भी हैं। और उसके आधार पर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पर ये डेटा डाला जाएगा कि इस व्यक्ति की एज ये है, ये मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, व्हाटएवर, कितने पैसे शायद ये कमाते होंगे, इनको इस प्रकार का आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसको ये पसंद है, वो पसंद है। ये सारी चीज़ें जो पसंद है, नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉफ्टवेयर आपको बता देगा। आपकी एक पर्सनालिटी जो है वो सॉफ्टवेयर एक प्रकार की आप कह सकते हैं डिजिटल आपकी कुंडली, साइकोलॉजिकल कुंडली निकाल कर दे देगा। और फिर आपको उस हिसाब से कंपनीज जो हैं ये अपने अपने प्रोडक्ट सोशल नेटवर्किंग साइट पर बेचेगी। अगर आप एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ों में हैं तो आपको जिम की मेंबरशिप ऑफर की जाएगी, आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज के कपड़े या फिर स्पोर्ट्स शूज़ या फिर स्पोर्ट्स वॉच एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें ऑफर की जाएगी। अगर आपको गाड़ियों का बहुत शौक़ है या फिर आपको महंगी घड़ियों का शौक़ है तो उस हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। एंड नॉट जस्ट दैट, आपके पॉलिटिकल विचार किस प्रकार के, इस पार्टी को आप ज़्यादा वोट दे सकते हैं तो उस हिसाब से पॉलिटिकल कैंपेन्स जो हैं वो सेट किए जाएंगे। तो वो वक्त अब नहीं है कि नए वक्त में हम जी रहे हैं और एक बार आप एक ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, उसके बाद कंपटीशन जो है वो आपको टक्कर नहीं दे सकती। उसके बाद कोई एक बहुत बड़ी कंपनी, लेट्स से अमेज़ोन ने अपनी स्टार्टिंग जो आज से 3 दशक पहले वो किताब बेचकर उन्होंने एक अपनी स्टार्टिंग की, लेकिन आज अमेज़ोन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनीज में से एक है। हमें लगता है कि अमेज़ोन सिर्फ एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म, नो, अमेज़ोन इज़ मोर ऑफ ए लॉजिस्टिक कंपनी। एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचाया जा सकता है सरल तरीके से कम वक्त में, ये अगर कोई कंपनी कर रही है तो दैट इज़ अमेज़ोन। The danger comes from large digital platforms that start off as mere intermediaries but later also compete against the businesses using their platform. तो एक, जैसे मैंने आपको बताया, एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है उसके बाद वो सरकार को भी चैलेंज करने लगती है और दूसरी ऐसी कोई कंपनी को मीन्स पॉसिबल ही नहीं है कि वो अमेज़ोन जैसी कंपनी के पास टिक पाए। डिजिटल गेट के पास जो फेसबुक, देन यू हैव ट्विटर, व्हाट्सएप वैसे फेसबुक का ही प्रोडक्ट अब है, लेकिन ऐसे जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीग्राम, तो वहाँ पर कौन सी चीज़ें शेयर हो रही हैं
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये कंपनीज जो हैं वो नहीं ले रही। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू क्रिएट एन अम्ब्रेला रूल। 2019 में डेटा प्रोटेक्शन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 2019 में, और उसके बाद इसको दोनों हाउसेस की जो जॉइंट कमिटीज़ हैं उनको दिया गया। टोटल 66 मीटिंग्स हुई, लेकिन आज भी एक थरो प्रॉपर लॉ जो है वो हम डिज़ाइन नहीं कर पाए हैं। और ये इन एक्शन की वजह से जो लोग फ़िलहाल इस बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं उनको फ्री ग्राउंड है। देयर इज़ नो रूल्स, आप कीजिए कुछ भी। जब ये रूल्स तय होंगे तब तक तो कितनी सारी कंपनीज ने बहुत से करोड़ों लाखों करोड़ों पैसे कमा लिए होंगे, और उसके बाद नई कंपनीज जो हैं वो उनको सारे रूल्स के तहत प्रोग्रेस करना होगा। तो व्हाट वी नीड इज वी डोंट नीड वन पर्टिकुलर रूल फॉर डेटा प्रोटेक्शन, वी नीड एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन जो सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर कर ले। वी नीड दिस टाइप ऑफ रूल फॉर आवर डिजिटल वर्ल्ड। टॉकिंग एमिड कॉन्फ्लिक्ट, द हिंदू का ये आर्टिकल है। एज वी ऑल नो कि यूएसए और चाइना के रिलेशनशिप खास करके पिछले 5-6 सालों में अगर आप देखें तो किस लेवल तक पहुंच गए हैं, जो कोल्ड वॉर 2.0 कई बार इसको कहा जाता है, कई बार इसको ट्रेड वॉर, टेक वॉर, बहुत सारे ऐसे अलग अलग नाम जो हैं वो दिए गए हैं। बट एनीवे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ है, दुनिया के दो सबसे बड़े पावरफुल नेशंस हैं, और वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। और प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, फ्राइडे की बात है जब उन्होंने शी जिनपिंग के साथ एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, उन्होंने शी जिनपिंग को एक फ़ोन कॉल किया और दोनों नेताओं के बीच में कुछ डिस्कशन हुई। इससे पहले दोनों देशों के बीच में अलास्का में एक मीटिंग हुई थी, अगर आपको याद हो तो। और जुलाई की बात करें तो तियानजिन जो चाइना में है, तो जुलाई 2021 में मीटिंग हुई थी। और चाइना ने 2 कंडीशंस रखी है। चाइना की एक कंडीशन ये है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स हैं उनकी जो उनके 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 ट्रैवलिंग के ऊपर जो एक रिस्ट्रिक्शन लगा है, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, तो ये वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हटाया जाए, यूएसए इसको हटा दे। और दूसरी चीज़ है जो हुआवे कंपनी के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं मैंग वैंगझाओ, तो इनकी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट जो हैं कनाडा में जो ट्रायल चल रहा है, तो चाइना चाहता है कि उनको छोड़ दिया जाए और उनको चाइना जो है वो वापस भेजा जाए। तो दैट्स व्हाट चाइना वांट्स। ये 2 चीज़ें जो हैं वो उन्होंने रखी हैं। जो बाइडन ने टेलीफोन में ये कहा कि ये जो कंपटीशन है यूएसए और चाइना के बीच में, ये कंपटीशन जो है ये कॉन्फ्लिक्ट में ना बदले, ये हमें ध्यान में रखना होगा। कंपटीशन है, दैट्स ओके, बट इसकी वजह से झगड़ा नहीं होना चाहिए। और ये यूएसए का कहना है। चाइना ने ये कहा है कि रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, लेकिन चाइना का कहना यह है कि यूएसए की जो पॉलिसी हैं चाइना को लेकर, इसकी वजह से ये इश्यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली चाइना का कहना यह है कि सारा फॉल्ट जो है वो यूएसए का ही है। चाइना चाहता है कि कोविड-19 इंक्वायरी में यूएसए थोड़ा लीनियंट हो जाए। कोविड-19 इंक्वायरी में जो कहता है यूएसए के ट्रांसपेरेंट है, तो इन सारी चीज़ों से चाइना खुश नहीं है। क्लाइमेट चेंज को लेकर चाइना यूएसए के साथ मिलकर काम करना चाहता है। और लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग, चाइना का कहना यह है कि हमें हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो साइड में रखकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। चाइना का कहना, यूएसए के साथ जब बात आती है तब उनका कहना यह है कि आप ऐसी कोई भी if cooperating while in conflict appears an unreasonable proposition for China when it comes to ties with the US. USA ने जब चाइना को कहा कि हम आपके साथ तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक आप दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व ना कर लें एक्सेट्रा। तो चाइना का कहना ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमें रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें। और जब हमारे साथ बात आती है, भारत के साथ बात आती है, कि तब जो है वो एक डिफरेंट स्टैंड ले रहा है चाइना। तब ऑल टुगेदर चाइना का बिहेवियर जो है वो अलग हो जा रहा है। चाइना कह रहा है कि ये लैंड बाउंड्री का
इंडिया की वजह से हो रहा है, भारत ने ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, चाइना ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता, चाइना पीसफुली आगे बढ़ना चाहता है. वी ऑल नो द रियलिटी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स इन फार्म इनकम्स. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया है और फार्म इनकम की बात करें तो रिपोर्ट कहता ये है कि फार्म इनकम हैव रिजन बाय 57% इंक्रीज हुआ है. और कब की बात हो रही है, 2012-13 से लेकर 2018-19 की बात करें तो ये 5 सालों में फार्म इनकम 57% इंक्रीज हुई है. और एनुअल ग्रोथ रेट जो है ये 7.3% से हर साल बढ़ रहा है. The share of agricultural families in debt has decreased from 51.9 to 50.2%, कि जिनके फैमिलीज के ऊपर जो कर्ज था वो भी थोड़ा कम हुआ है. अगर इन्फ्लेशन के साथ इसको देखा जाए तो एक्चुअल ग्रोथ जो है वो 57 नहीं लेकिन 16.5 हुआ है और यहाँ पर 7.3 जो है दैट इज़ 2.5. अगर पूरे बास्केट को देखें इनकम की तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है. 2012-13 में जो वेजेस थे वो 32%, एक किसान की इनकम का 32% वेजेस प्ले करते थे. 2018-19 में ये बढ़कर 40% हो गए हैं. कल्टीवेशन की बात करें, खेतीबाड़ी की बात करें तो उनकी इनकम जो है 48% पहले इनकम खेतीबाड़ी से, यानी कि वो जो अपनी एक कल्टीवेशन करते थे उससे आता था, उसमें से ये ड्रॉप. तो इसका मतलब ये है कि किसान जो है वो दूसरे के लिए काम अब ज़्यादा कर रहा है क्योंकि अब उसकी जो वेज है, वेज यानी कि एक प्रकार की सैलरी, मजदूरी करने के बदले में जो उसको वेतन मिलता है, तो दैट इज़ 40%, ये इंक्रीज़ हुआ है. और ख़ुद का कल्टीवेशन जो है उससे इनकम ड्रॉप हुई है. फार्म इनकम्स फ्रॉम एनिमल्स कंट्रीब्यूटेड 12%, दिस नंबर इज़ अप टू 16%. यहाँ पर एक देखने को मिलता है कि एनिमल्स की जो पशुपालन है उससे इनकम इंक्रीज हुई है. नॉन फार्म इनकम्स, बिजनेस इनकम्स हैव डिप्ड फ्रॉम 8% टू 6%. नॉन फार्म इनकम्स जो है वो कम हुई है. तो रियल टर्म्स की बात करें तो इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन हैज एक्चुअली डिप्ड बाय 8.9%. द एवरेज अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स हैज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 57%. इन रियल टर्म्स दिस इंक्रीज इज 16.5% एंड इंडियन एग्रीकल्चर नीड्स हैव प्लान्ड अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. तो सरकार ने जो आंकड़ा कलेक्ट किया है उसके साथ अगर रियल आंकड़े इसको देखें तो हमें देखने को मिलता है कर्ज भी बढ़ा है और कल्टीवेशन से जो इनकम है वो भी कम हुई है. तो वी नीड टू चेंज आवर एग्रीकल्चर स्टाइल, वी नीड स्ट्रक्चरल चेंजेस. एंड कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं आपके लिए. प्राइम मिनिस्टर मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ राज महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़, और अलीगढ़ नोड ऑफ डिफेंस कॉरिडोर को भी इनोग्रेट करेंगे. प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूएसए की यात्रा पर जाएंगे, क्वाड लीडर्स की समिट को अटेंड करेंगे और अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए भारत तैयार है. और इसके अलावा भी कुछ न्यूज़ आइटम्स है, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप प्लीज़ इनको देख लीजिएगा. एंड आई हैव आंसर फॉर यू गाइस. जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है विलियम रॉक्सबर्ग, और आज का एक नया प्रश्न है आपके लिए. And that's everything from my side. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.